हेलो फ्रेंड्स, जर्नी टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और इकोनॉमिक्स में जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के और सारे चैप्टर्स को शुरू करने से पहले जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यही नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है आखिर होता क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं यानी जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनके प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर, वितरण यानी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और खपत यानी कंजम्पशन से संबंधित है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जो वस्तुओं यानी आपका गुड्स और सर्विसेज के उत्पादन यानी प्रोडक्शन पर, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से रिलेटेड है। यह अध्ययन करता है कि व्यक्तियों, व्यवसायों यानी व्यक्तियों का मतलब इंडिविजुअल्स का यानी बिजनेसमैन्स का, व्यवसायों का, और सरकार यानी गवर्नमेंट्स का, और राष्ट्रों ने अपनी इच्छा और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यानी नेशन ने अपने डिजायर्स को और अपने नीड्स को पूरा करने के लिए संसाधनों को आवंटित करने का विकल्प कैसे बनाए, मतलब किस तरीके से सरकार जो है अपने यहाँ सारे संसाधनों को अवेलेबल कराए, उसकी सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है इसमें। इन शॉर्ट में अगर हम बोलें तो जो हमारा अर्थशास्त्र है वो इस बात का अध्ययन कराता है, जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि कैसे लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यानी जो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कैसे प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और कंजम्पशन को किस तरीके से जो है वो उसके रिसोर्सेज का जो है आवंटन करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एलोकेशन करते हैं उसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी को किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इकोनॉमिक्स को स्टडीज़ को दो पार्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको मैंने फ्लो डायग्राम से इसलिए शो किया है क्योंकि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट में सारी बातें आ जाएंगी। ये एक फ्लो डायग्राम में इसलिए मैंने इसे कर दिया है। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ों की स्टडी करते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ द पीपल, मतलब किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का मतलब आप लोग समझ सकते हैं ग्राहक का बिहेवियर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर प्राइसिंग के बारे में पढ़ते हैं इसमें। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट का जो है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब कोई वस्तु हम लोग खरीदने जाते हैं उसकी प्राइसिंग के बारे में। फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, क्या एरिया है, सारी चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात अब हम करते हैं। तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल हम लोग प्राइस लेवल के बारे में बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स के बारे में बात करते हैं आपका। उसके बाद एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, क्या बचत है, क्या खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें। एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, कितनी रोजगारी है, कितनी बेरोजगारी है, और कितना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। नेशनल इनकम और आउटपुट के बारे में बात करते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं। तो इकोनॉमी के 3 प्रकार होते हैं, अर्थशास्त्र के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब लगे हाथ हम बात करते हैं कि आखिर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो इसमें होता क्या है, कैपिटलिस्ट में जो हमारा प्रोडक्शन रहता है, उत्पादन रहता है, उस पर सर्वाधिक जोर, मैक्सिमम इम्फेसिस उसी पे किया जाता है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, ताकि हमें अधिकतर, अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लाभ, प्रॉफिट जो है हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अधिकतर लाभ मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, और इसके हमारे पेरेंट्स हैं यानी जो इसके जनक माने जाते हैं, इसके हम कहें फादर माने जाते हैं, वो कौन है? एडम स्मिथ हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में नियम और विनियम बाजार द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं वो सारे मार्केट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? मार्केट। तो एक बार फिर से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इसमें जो उत्पादन प्रोडक्शन है हमारा उस पर मैक्सिमम इन्फेसिस किया जाता है, सर्वाधिक जोर दिया जाता है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो सके। और क्या है, तो इसके जनक है वो एडम स्मिथ हैं। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जनक यानी पेरेंट कौन है, तो एडम स्मिथ है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो रूल्स और रेगुलेशन होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? मार्केट के द्वारा। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था।
इसमें क्या होता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हम उत्पादन पर नहीं ध्यान देते, मतलब जो प्रोडक्शन है उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हम वितरण पर जोर देते हैं। वितरण पर जोर देने का मतलब क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक सोशलिस्ट, देखिए आप लोग सोशल से ही समझ आइए कि सोशल वेलफेयर की मतलब, इसलिए हम इसमें उत्पादन पर जोर नहीं देंगे, इसमें हम वितरण पर जोर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देंगे, ताकि जो सामाजिक कल्याण है नियम बनाकर इसे संचालित करे सरकार। और इसके जो पेरेंट थे, इसके जो फादर हम बोल सकते हैं एक तरीके से, वो कार्ल मार्क्स थे। कौन था? कार्ल मार्क्स था। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके जो हम कहें कि पेरेंट बोले या फादर बोले, वो कौन थे? तो वो थे जोहन मेनार्ड केन्स। कौन था? जोहन मेनार्ड केन्स। ये हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, कौन था? जोहन मेनार्ड केन्स। इन्हें हम जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, मिक्स्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और मिक्स्ड इकोनॉमी इन्हीं के द्वारा जो है पेरेंटेड है। इस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो बोथ मतलब दोनों कैपिटलिस्ट की और सोशलिस्ट की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से होता है, और ये जो सोशलिस्ट होता है ये पब्लिक सेक्टर होता है। मतलब इसमें दोनों तरीके की अवधारणाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि इनके की पॉइंट्स क्या हैं, कैपिटलिस्ट के, सोशलिस्ट के और आपके हो गए मिक्स्ड के, इन सारे के की पॉइंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। तो अब आता है सबसे पहले कैपिटलिस्ट में आपका होता है कि राइट जो उनके पास होता है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके पास क्या होता है, जो राइट होता है अब प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति जो उनकी होती है उसका अधिकार उन्हीं के पास रहेगा। अब भाई पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा, प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो उन्हीं के पास रहेगा, ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज मतलब उद्यम की स्वतंत्रता इनके पास रहती है। ये इंटरप्राइज खुद से, क्योंकि खुद ही इंटरप्रेन्योरशिप इनका रहता है तो अपना कर सकते हैं। फ्रीडम टू चॉइस बाय द कस्टमर्स मतलब ये ग्राहकों द्वारा स्वागत करने के लिए स्वतंत्र है कस्टमर्स के द्वारा। प्रॉफिट मोटिव इनका, हाँ मैंने बताया था ना आपको कि इनका मेन काम क्या होता है कैपिटलिस्ट का, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें हम और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले। तो ज़्यादा तो इनका मोटिव क्या हो गया, सीधी सी बात है प्रॉफिट मोटिव हो गया। और कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन क्यों होगा, आपने बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में होता है कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा, कि आप आगे जा रहे हैं तो मैं भी आगे जाऊं उस आगे में। और जो इनकम होता है इनका वो इनइक्वलिटीज़ होता है। मतलब हम कह सकते हैं इनइक्वलिटीज़ मतलब कि किसी भी दो प्राइवेट सेक्टर में कभी भी इक्वलिटीज़ नहीं आ सकती, वो हमेशा इनइक्वल इनका इनकम रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, अब सोशलिस्ट आपको मैंने बताया सोशल वेलफेयर के लिए होता है। इसमें प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें ध्यान किस पर दिया जाता है, इसमें ध्यान दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पर, वितरण पर, कि हम आपको कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो होगा क्या कि इसमें क्या है, अब देखिए ये कंट्रोल मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। कौन इसको चलाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये नियंत्रित प्रतिबंधित की जाती है। अच्छा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय सोसाइटी मतलब जो समाज द्वारा है उत्पादन की सीमा है। उसके बाद गाइडिंग फैक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसका सोशल वेलफेयर मैंने बताया क्योंकि सोशलिस्ट है सोशल वेलफेयर होगा। इसमें कंज्यूमर को फ्रीडम होता है चॉइस के लिए, और जो आपका हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स हैं वो कब मतलब काफ़ी सरबद रहते हैं। रोल ऑफ मार्केट फोर्सेज एंड कंपटीशन इज एलिमिनेटेड बाय लॉ मतलब बाजार की सीमाओं और सीमा का कानून द्वारा निर्धारित है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका मार्केट का मतलब एक तरीके से मार्केट फोर्स जो करता है और कंपटीशन इसमें नहीं रहता लॉ के द्वारा, क्योंकि ये सोशलिस्ट है। इसमें केवल हमें क्या करना है, सोशल का वेलफेयर मतलब सामाजिक कल्याण करना है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन हम बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देंगे तो मार्केट फोर्स नहीं, मतलब हम मार्केट में उतना पैसा नहीं कमाएंगे, फोर्स नहीं करेंगे। अच्छा, मिक्स्ड के बारे में बात कर लेते हैं। मिक्स्ड में क्या होता है, यहाँ मैं हेडिंग डालना भूल गया हूँ तो मैं नोटेशन वैसे दे रहा हूँ कि ये मिक्स्ड सेक्टर की बात हो रही है। इसमें तीनों सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कंबाइंड सेक्टर। इसके बारे में क्या होता है, प्लान्ड इकोनॉमी होती है और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है, यानी सोची हुई आर्थिक व्यवस्था होती है। और डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग होती है। डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग का मतलब दोहरीकरण, दो प्राइस जो होता है उसका दोहरीकरण उसका होता है। उसके बाद अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, क्योंकि हम ये भी तो जान लें, हमारा ये भी जानना जरूरी है कि हमारा अब इंडिया कौन सा इकोनॉमी में आता है। तो हमने 3 पढ़े, क्या पढ़ा, कैपिटलिस्ट पढ़ा, सोशलिस्ट पढ़ा और मिक्स्ड पढ़ा। तो हमें ये तो पता होना चाहिए, एटलीस्ट हम ये तो जाने कि हमारा इंडिया जो है वो किस इकोनॉमी
में आ जाता है, किस अर्थव्यवस्था में आ जाता है? तो हम जानते हैं कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है इंडियन इकोनॉमी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का, वो जीडीपी का, पूरे जीडीपी का 17.32% कंट्रीब्यूट करता है। आप लोग सोच सकते हैं, नियरली 17.32%, यानी बहुत हो गया जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। अराउंड जो 60% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग जान ही रहे हैं, तो लगे हाथ हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी, इनको अच्छे तरीके से पढ़ ही लेते हैं। तो चलिए, एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल सबसे बड़ा ये है कि वो लोग जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे इंडिया की है वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब लोगों को जब कोई काम नहीं मिल रहा है तो एग्रीकल्चर उनको क्या कर रहा है, एक तरीके से समझ लीजिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, बहुत सारे मजदूर होते हैं, जब खेती कराई जाती है तो उनका बहुत सारा काम होता है, जुताई हो गई, बुआई हो गई, बहुत सारी चीज़ों में उनको, तो वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि 60% पॉपुलेशन इस पे डिपेंड करी एग्रीकल्चर पे। तो एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से आप देखिए, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, नेशनल इनकम में शेयर कैसे पता चला? अब जीडीपी का 17.32% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक तरीके से ये बड़ा अमाउंट है ना, तो क्या कर रहा है, इसका शेयर है किसमें? नेशनल इनकम में। अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। अब ये बात कहाँ से आएगी भैया, इंडस्ट्रीज को ये लोग कैसे सपोर्ट करते हैं? आपने बहुत सारी मिल्स के नाम सुने होंगे, जैसे आपके हो गए राइस मिल, फ्लोर मिल यानी चावल के मिल हो गए, आटा के मिल हो गए, पेपर के बहुत सारे ऐसे मिल्स होते हैं, शुगर मिल। अच्छा, अगर इन सबको मिल को चलने के लिए रॉ मटेरियल्स तो चाहिए होगा ना। अब रॉ मटेरियल्स इनको कहाँ से मिलेगा? तो रॉ मटेरियल्स इनको एग्रीकल्चर से ही मिलेगा। तो इसलिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से। अगर आपको राइस मिल चलानी है तो धान चाहिए होगा, धान कहाँ से आएगा? वो एग्रीकल्चर से आएगा, खेती से आएगा। भाई, किसान जब धान उगाएगा तब ना आप पाओगे। अच्छा, आपको अगर आटे का मिल चलानी है तो आपको गेहूं चाहिए होगा, वैसे सेम है जो उसकी हम बात कर लेते हैं, शुगर मिल के लिए आपको गन्ना चाहिए होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? एग्रीकल्चर से मिलेंगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल कहाँ कहाँ हो गया? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, नेशनल इनकम में और इंडस्ट्रीज में। आगे और हम बात करते हैं शेयर्स इन फॉरेन ट्रेड, जो विदेश में हम लोग व्यापार करते हैं। अभी हाल ही में हम लोग देखें कि बांग्लादेश को इंडिया ने मिर्चा प्रोवाइड किया है, चिलीज को भेजा है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड में जो है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर वो कितना हेल्पफुल है, कितना लोगों को जो है चीज़ें प्रोवाइड करता है, और भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। कॉटन प्रोवाइड किया जाता है, इंडिया से बहुत सारी चीज़ों का जो है एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्लायर, और इसमें है कि फूड एंड फूडर का सप्लायर होता है, यानी फूड का मतलब भोजन सप्लाई करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा आपको भोजन नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर का मतलब खेती में, मान लीजिए सब्जी नहीं उगाया किसी ने, धान नहीं उगाया, गेहूं नहीं उगाया, आप कहाँ से खाओगे? और फूडर माने ग्रेन्स को प्रोवाइड करते हैं, और कैपिटल्स जो होता है पूंजी को बचाते हैं। अब इतना ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी इन लोगों की परेशानी भी जान लें, आखिर किसानों के पास परेशानी क्या होती है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा जो हम बोले कि रोल निभा रहा है इंडियन इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखिए एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो नेशनल इनकम में शेयर कर रहा है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करके नेशनल इनकम में सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद फॉरेन ट्रेड में सपोर्ट कर रहा है, कैपिटल्स बचा रहा है। तो सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें जो है उसमें प्रोवाइड हो रही है। इसका रोल है इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो अब थोड़ा सा हम देख लें कि आखिर वो पीछे क्यों हमारे यहाँ का, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो देखिए, यहाँ का जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, और अनइवन मतलब कहें एकदम कम टाइप का कह सकते हैं इसको, बहुत स्लो है। अब धीरे क्यों है? यहाँ पे मॉडर्नाइज हमारे पास कई सारे जो नए नए मशीन्स हैं वो सारी चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे अब काफ़ी टाइम पहले जब ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं थे तो बैल से हमारे यहाँ खेतों की जुताई होती थी। तो अब तो धीरे धीरे खैर मॉडर्नाइज हो रहा है, लेकिन अभी भी उतना, जहाँ विदेशों के अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो अभी भी उतना हमारे यहाँ का जो है इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर के सेक्टर में डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न मशीनें ही नहीं है। तो नॉट सो मॉडर्न एग्रीकल्चर ये मैंने लिख रखा है। फ्लॉज इन लैंड रिफॉर्म्स में कमी है। उसके बाद प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों की यही है, फाइनेंस से रिलेटेड।
उनके पास यार पूंजी होती ही नहीं है, पैसा नहीं होता, बहुत कमी होती है पैसों की, इसलिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा पीछे जा रहा है। अच्छा, अब लगे हाथ हम थोड़ा सा बात कर लें कि फाइनेंस जो है हमारा, इसको इम्प्रूव करने के लिए खैर आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं। ये पता नहीं क्या प्रधानमंत्री जो है कई सारे योजना पीएम के चलाए जा रहे हैं, उनको किसानों के जो है सब सीड्स के लिए जो है उनको पैसे मिलते हैं, बीज के लिए पैसे मिलते हैं उनको। एंड आई थिंक कि 2000-4000 करके जो भी अमाउंट मिलता हो, मुझे अमाउंट पता नहीं है कितना मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। आज तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड। अगर प्रॉब्लम खैर ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब वो मार्केटिंग कर नहीं पाते किसान, मतलब उनकी सारी चीज़ें उगा तो लेते हैं अगर मान लीजिए, लेकिन उनका बिक नहीं पाता, ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। ये सारी चीज़ें यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हम बात करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं इनको कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे पहले स्लो अनइवन ग्रोथ, यहाँ की जो ग्रोथ है बहुत स्लो है। मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पे मॉडर्न मशीनें नहीं है, इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और लैंड रिफॉर्म्स में कमी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है किसानों की, यहाँ के एग्रीकल्चर की, वो क्या है? फाइनेंस। उनके पास फाइनेंस नहीं होता, पूंजी नहीं होती, कैपिटल जिसे हम कहें, कैपिटल नहीं होता। और क्या चीज़? और मार्केटिंग नहीं कर पाते वो अच्छे से। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।